can yield 3 dichloroderivatives. Only consider structural isomers. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास क्लोरो कंटेनिंग कंपाउंड्स गिवन है, उसके अंदर हम लोगों ने एक Cl को और अटैच करना है और एक Cl को और अटैच करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करना है। जो पहला ऑप्शन हमारे पास गिवन है, पहला कंपाउंड गिवन है 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन में जो Cl लगा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग फर्दर एक Cl को और सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बनने की यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उसी के साथ एक Cl और अटैच कर दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा जहाँ पे Cl लगा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन के साथ एक Cl लगा दिया। और थर्ड पॉसिबिलिटी होगी कि जहाँ पे Cl लगा हुआ है तो जो लास्ट वाला कार्बन था उसके साथ एक Cl अटैच कर दिया। तो 1 क्लोरोप्रोपेन में अगर हम लोग क्लोरिनेशंस करते हैं तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ऐसे बी ऑप्शंस में देखते हैं तो बी ऑप्शन हमारे पास गिवन है 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन, इसमें फर्दर अगर क्लोरिनेशंस करेंगे तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उसी के साथ एक Cl और अटैच कर दिया और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ Cl अटैच कर दिया। तो इसका मतलब पहले वाले के अंदर तो 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सेकंड वाले के अंदर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। सी ऑप्शंस को देखते हैं। सी ऑप्शंस के अंदर क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली Cl लग गया क्लोरोबेंजीन। इसमें अगर एक Cl अटैच करेंगे तो यहाँ पे भी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। या तो Cl को ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच कर दो, अगली पॉसिबिलिटी होगी Cl को मेटा पोजीशंस पे अटैच कर दिया, अगली पॉसिबिलिटी होगी भी Cl को पैरा पोजीशंस पे अटैच कर दिया। तो क्लोरोबेंजीन में भी फर्दर अगर हम लोग क्लोरिनेशंस करते हैं तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब चलते हैं डी ऑप्शंस पे। डी ऑप्शन इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में Cl लगा हुआ है। इसमें अगर क्लोरिनेशंस करेंगे, पहली पॉसिबिलिटी जिस कार्बन के साथ Cl है उसी कार्बन के साथ एक Cl और अटैच कर दिया। अगली पॉसिबिलिटी एक कार्बन छोड़कर अटैच कर देंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास इस टाइप से हो जाएगी और अगला हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगा कि 1 और 4 पोजीशंस पे दोनों Cl को अटैच कर देंगे। तो अगर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में क्लोरिनेशंस करते हैं तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस के अंदर कि किसमें से 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ए और सी में। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा ए एंड सी ऑप्शन। तो ए और सी में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है एल्काइल क्लोराइड आर लेस डेंस देन वाटर। एल्काइल क्लोराइड वाटर के कंपैरिजन में कम डेंसिटी वाले रहते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में स्टेटमेंट गिवन है कि जो एल्काइल क्लोराइड होते हैं वो वाटर के कंपैरिजन में कम डेंस होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है टेट्राक्लोरोमीथेन इज डेंसर देन वाटर। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है। टेट्राक्लोरोमीथेन का मतलब हो गया CCl4। CCl4 जो होता है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सी ऑप्शन एल्काइल क्लोराइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन एल्काइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे दे रखा है एक हमारे पास गिवन है एल्काइल क्लोराइड सी ऑप्शंस के अंदर और एक दे रखा है एल्काइल ब्रोमाइड और वो कह रहे हैं कि एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड से ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि Br बेटर लिविंग ग्रुप होता है जिसकी वजह से RBr मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू RCl। तो जो सी स्टेटमेंट है वो गलत हो रही है। डी ऑप्शन है फ्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सैंडमेयर रिएक्शंस। ये ऑप्शन गलत हो गया। सैंडमेयर रिएक्शंस के द्वारा सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शंस के द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो एग्जैक्ट आंसर हमें दिखाई देगा मल्टीपल के अंदर, तो आंसर हमारे पास आएगा ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। ए और बी ऑप्शन दोनों ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट AgNO3 टेस्ट, कौन सा कंपाउंड AgNO3 टेस्ट नहीं देगा? तो AgNO3 टेस्ट कौन कंपाउंड देता है? AgNO3 टेस्ट में होता क्या है? तो AgNO3 में जो कंपाउंड होगा, जो AgNO3 से रिएक्ट कर रहा होगा, तो जिस कंपाउंड से X नेगेटिव मिलेगा, जो कंपाउंड X नेगेटिव दे सकता है, तो वहाँ उस कंपाउंड से X नेगेटिव मिलेगा और AgX प्रेसिपिटेट बनाएगा। इस टेस्ट को हम लोग AgNO3 टेस्ट बोल रहे हैं। तो क्वेश्चंस का मतलब ये है भी कौन सा कंपाउंड AgNO3 नहीं देगा? तो वो कंपाउंड AgNO3 नहीं देंगे जिनमें से X नेगेटिव नहीं मिल सकता, मतलब जो हैलाइड आयन रिलीज नहीं करेंगे वो AgNO3 टेस्ट नहीं देंगे। तो एक एक करके सभी ऑप्शंस पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विनाइलिक क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ यहाँ पे Cl लगा दिया, विनाइलिक क्लोराइड। तो ये वाले कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड AgNO3 टेस्ट नहीं देने वाला। बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन है एलाइलिक क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ Cl। ये वाले कंपाउंड में से आसानी से Cl निकल जाएगा। तो आसानी से Cl को निकलने के बाद एक बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये Cl नेगेटिव रिलीज कर रहा है, ये कंपाउंड Cl नेगेटिव दे रहा है। तो इसका मतलब जो बी वाला ऑप्शन है वो AgNO3 टेस्ट दे देगा। सी ऑप्शंस पे चलते हैं। सी ऑप्शंस पे दे रखा है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन के साथ Cl लगा हुआ है। इस कंपाउंड में से अगर Cl नेगेटिव को बाहर निकालते हैं तो 6 मेंबर्ड रिंग वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला कंपाउंड भी Cl नेगेटिव दे रहा है, तो ये भी AgNO3 टेस्ट देगा। डी ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली Cl लगा हुआ है, तो इसमें अगेन इसमें देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो कार्बन और Cl के बीच में अगेन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये वाला कंपाउंड Cl नेगेटिव रिलीज नहीं करेगा। तो AgNO3 कौन कौन नहीं दे रहा? एक A कंपाउंड नहीं दे रहा और एक D कंपाउंड नहीं दे रहा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा A एंड D। तो A कंपाउंड और D कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि AgNO3 टेस्ट नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यील्ड क्लोरोफॉर्म ऑन वार्मिंग विद ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट। क्वेश्चंस के अंदर ये दे रखा है कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ये इस क्वेश्चंस का जो डिटेल्ड एनालिसिस होगा वो एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि वो कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म देते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर ये 2 टाइप की लिंकेज होगी। C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लगा हो, पहला केस ये आता है, और सेकंड केस हमारे पास आता है CH3 CHOH। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर ये लिंकेज अवेलेबल होगी वो कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म देंगे। और ये जो लिंकेज है ये लिंकेज एल्डिहाइड के अंदर देखना है, कीटोन के अंदर आइडेंटिफाई करना है एंड अल्कोहल के अंदर देखना है, राइट। अब देखते हैं, अब जैसे मान लो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन गिवन है प्रोपेन 1ऑल CH3 CH2 CH2OH। तो प्रोपेन 1ऑल में ये जो ऊपर 2 कंडीशंस मेंशन की हुई हैं, जो 2 अरेंजमेंट मेंशन किए हुए हैं, तो एक कंपाउंड के अंदर ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, तो एक कंपाउंड क्लोरोफॉर्म नहीं देने वाला। अब बी कंपाउंड्स पे बात करते हैं। बी कंपाउंड इज प्रोपेन 2ऑन, इट इज अ प्रोपेन 2ऑन। प्रोपेन 2ऑन को ध्यान से देखें तो ये लिंकेज हमें दिखाई दे रही है CH3 C डबल बॉन्ड और लिंकेज। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। सी कंपाउंड पे आ जाते हैं। सी कंपाउंड इज इथेनॉल CH3 CH2OH। तो अगर हम कंपाउंड को देखें इथेनॉल को, तो इथेनॉल भी इस टाइप की लिंकेज पोजेस कर रहा है CH3 CHOH। ये लिंकेज था CH3 CHOH लिंकेज इसके पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। डी ऑप्शंस
प्रोपेनल, प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनल के अंदर इन दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना था कौन सा कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर दिखाई देगा, वो आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। मेन इस क्वेश्चंस का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आप लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में करेंगे, विद मैकेनिज्म बताया जाएगा वहाँ पे। अभी के लिए आप लोगों ने सिंपल ये टू अरेंजमेंट्स को दिमाग में रखना है। अगर किसी भी कंपाउंड्स के अंदर इनमें से इन दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट है वो क्लोरोफॉर्म बना देगा, अगर ये अरेंजमेंट एब्सेंट है तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। कंपाउंड है, एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन और दूसरा कंपाउंड है बेंजीन। इनका रिएक्टिविटी देखना है टुवर्ड EAS। तो ऑप्शन में कह रहा है भी क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो ES का जो रिएक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। तो जितनी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना वो ES के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव होगा। Cl माइनस आई इफेक्ट लगाता है, जिसकी वजह से क्लोरोबेंजीन के पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बेंजीन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में से जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो बेंजीन कंपाउंड होगा। तो पहले वाला ऑप्शंस गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट गलत गिवन है। बी ऑप्शंस गिवन है कि क्लोरोबेंजीन इज लेस पोलर देन द CH3Cl। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली Cl दे रखा है और यहाँ पे CH3Cl है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर जो कार्बन Cl बॉन्ड है वो उसका पोलैरिटी कम है एज कम्पेयर टू CH3Cl। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे देखो, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन में देखें तो क्लोरोबेंजीन में जो Cl है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है, जो जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है। अब एल्काइल हैलाइड में आ जाते हैं। एल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। इट मीन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो डेफिनेटली कार्बन और Cl के बीच में चार्ज सेपरेशन कम आएगी। तो इस केस में कार्बन और Cl के बीच में लेस चार्ज सेपरेशन डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि देखो Cl तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता ही होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप होगा। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन है वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होगा इन केस ऑफ हेलोरिन्स, और हेलो एल्केन्स के अंदर Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होगा। तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल CH3Cl है उसमें चार्ज सेपरेशन ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। अगर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू हेलो एरीन से, और जो दिया रखा है क्लोरोबेंजीन से। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब सी में देखते हैं। सी स्टेटमेंट में गिवन है क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन CH3Cl। हेलोरिन्स गिवन है और एक कंपाउंड CH3Cl है। रिएक्टिविटी देखनी है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। बिल्कुल सही बात है कि जो CH3Cl होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न अपने को दिखाई देता है कि बेंजीन रिंग के साथ Cl लगा होगा, रेजोनेंस में जा रहा है, PDC आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, Cl नहीं निकल पाएगा, तो जिसकी वजह से क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी CH3Cl से कम होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट पे चलते हैं।
डी स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन के अंदर बेंजीन के साथ Cl लगा रखा है और इसमें अगर हम लोगों ने फर्दर सब्स्टिट्यूशंस करना है तो मेटा पोजीशंस पे होगा, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ Cl लगा होगा तो फर्दर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे होता है, और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेटा पोजीशंस पे होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। हमने आइडेंटिफाई करना था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ए और डी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ए एंड डी। ए एंड डी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। Question number 6. Which of the following reaction result in a product with a more number of carbon atom than the starting compounds? तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि जो 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें से किस केस में जो प्रोडक्ट के अंदर कार्बन एटम का जो नंबर होगा वो जो स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। तो देख लेते हैं एक एक ऑप्शंस को। फिटिक रिएक्शंस में क्या किया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, इनका रिएक्शंस किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ट्राई ईथर के साथ, और हमारे पास 2 फिनाइल रिंग आपस में अटैच हो जाती हैं, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है बाईफिनाइल का। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, ये ऑप्शन बन रहे हैं। गैटरमैन रिएक्शंस के अंदर बेंजीन के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, कॉपर के साथ रिएक्शंस करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर कॉपर का रिएक्शंस करवा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। अगर HCl के साथ करवाते हो तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली Cl लग जाता है, अगर HBr के साथ करवाओगे तो रिंग के साथ जाकर Br लग जाएगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। वुड्स रिएक्शंस के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल एल्काइल हैलाइड, लेट फॉर एग्जांपल मैंने एल्काइल हैलाइड CH3Cl ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एल्काइल हैलाइड बेसिकली यूज़ करना होता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड सोडियम के पेंस में कंबाइन करेंगे, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब डी ऑप्शन आता है बर्ल्स-कीमेनन रिएक्शंस में रिंग के साथ लगा होता है N2Cl बेंजीन डाइजोनियम, इसका रिएक्शन सबसे पहले करवाया जाता है HbF4 के साथ। HbF4 के साथ रिएक्शंस कराने पे HCl बाहर निकल जाता है, बेंजीन रिंग के साथ है N2 पॉजिटिव अटैच हो जाता है BF4 नेगेटिव। फर्दर हीट करते हैं और हीटिंग करने से बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली फ्लोरीन अटैच होगा, साथ में साइड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे BF3 प्लस N2। तो ये जो बर्ल्स-कीमेनन रिएक्शन है ये फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए यूज़ होती है। तो अगर हम लोग देखें डी ऑप्शंस को, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज नहीं हो रहे। तो हमने आइडेंटिफाई करना था कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस बन जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर SN1 मैकेनिज्म्स। अब इसमें ये पूछा गया कि SN1 मैकेनिज्म को कौन कौन फेवर करता है। तो पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वाला पॉइंट गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1 फेवर नहीं करता। सेकेंड आता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड RX, बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि SN1 के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सी ऑप्शन आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज SN1 के लिए जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। SN1 के लिए जो सॉल्वेंट प्रेफर किया जाता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट। और डी ऑप्शन आता है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। जितना न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना SN1 होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। राइट एवरीवन, क्योंकि जो रिएक्शंस का जो रेट होता है SN1 का जो रेट होता है
वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, बट न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का कम होगा उतना SN1 होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब SN1 को फेवर करने वाले जो फैक्टर हैं, पहला जो SN1 को फेवर करेंगे वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो एक तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और डी ऑप्शन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। Question number 8. Which of the following reagent on reaction with the ethyl bromide would yield diethyl ether as a major product? इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br के कौन सा कंपाउंड ऐसे हैं जिनके साथ रिएक्शंस करने के बाद डाइथाइल ईथर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जो हमारे पास एक कंपाउंड गिवन था उसमें रिएक्शंस करवा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शंस में इसी इथाइल क्लोराइड का रिएक्शंस करवा रहे हैं विद एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एलिमिनेशन होने पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनेगा। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन में देखते हैं तो सी ऑप्शंस के अंदर रिएक्शंस करवा रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ Ag2O के साथ, और यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के साथ यहाँ पे ड्राई ज़रूर लिख लीजिएगा, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। और जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनता होता है वो C2H5O C2H5 ये बन जाएगा, डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। सिमिलर तरीके से अगर इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इथाइल क्लोराइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेगा, SN2 करेगा, और जैसे ही इसका रिएक्शन SN2 हो जाएगा तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें जो डाइथाइल ईथर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन दो रिएक्शन से हो रहा है। एक है जब हम लोग उसका रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाएंगे और दूसरा है जब उसका रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ होगा। तो 8 का जो एग्जैक्ट आंसर बनता हुआ दिखेगा वो आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा सी एंड डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद 2-ब्रोमोप्रोपेन। हमारे पास कंपाउंड गिवन है 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो आइडेंटिफाई करना है कि 2-ब्रोमोप्रोपेन से हम लोग बनाना चाहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 2-ब्रोमोप्रोपेन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो कौन कौन सा रिएजेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा मोटिव है कि Br को OH के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं कि Br की जगह पे OH आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शंस में जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन था, एक्वस KOH को यूज़ कर रहे हैं। एक्वस KOH क्या करता होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, Br को हटाकर वहाँ पे OH लगा देगा। तो इसका मतलब एक ए ऑप्शन तो बन रहा है। ऐसे अब बी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। बी में दे रखा है एल्कोहलिक KOH, Br एल्कोहलिक KOH को डाल देंगे तो एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशंस करेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शंस पे चलते हैं। सी ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है 2-ब्रोमोप्रोपेन, उसका रिएक्शंस करवा रहे हैं मॉइस्ट Ag2O के साथ। मॉइस्ट Ag2O से क्या होता है, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और Br की जगह पे OH वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी हमारे पास ऑप्शंस बन रहा है। डी ऑप्शंस गिवन है एल्काइल हैलाइड है 2-ब्रोमोप्रोपेन, उसका रिएक्शंस करवा रहे हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव।
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेगा बेसिकली SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो ऑक्सीजन का अटैक करोगे कार्बन के ऊपर, यहाँ से Br को बाहर निकाल देना है, और जैसे Br को बाहर निकाल देंगे तो कार्बन के साथ, तो इस रिएक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहा है वो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने तो आइडेंटिफाई करना था कि कौन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक तो हमारे पास बन रहा है जब हम लोग उसका रिएक्शन एक्वस क्यूएच के साथ करवा रहे हैं। एक तो एक्वस क्यूएच के साथ आ रहा है और एक आ रहा है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। एक्वस क्यूएच एंड सिल्वर ऑक्साइड, इनके साथ रिएक्शंस करवाने पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन यील्ड्स डाइफिनाइल मीथेन। तो बेंजीन से डाइफिनाइल मीथेन बनाना है ऑन रिएक्शन विथ, यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 द मिसिंग आइटम कैन बी। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिफाई करना है, जो मेन मोटिव है बेंजीन से जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बन रहा है डाइफिनाइल मीथेन। हमने आइडेंटिफाई करना है बेंजीन से डाइफिनाइल मीथेन बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 चारों ऑप्शन में से कौन से रिएजेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक एक ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना होगा। तो पहले ये ऑप्शंस को देखते हैं। बेंजीन था, बेंजीन क्या रिएक्शंस करवा रहे हैं CH2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में लुईस एसिड है, तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, और जैसे Cl नेगेटिव निकलेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा, रिंग के ऊपर जाकर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली CH2Cl अटैच हो जाएगा। रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है ये AlCl3 की प्रेजेंस में इसमें से दोबारा से यहाँ से Cl नेगेटिव निकल सकता है। अगर दोबारा से Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बेंजीन रिंग के साथ लगा होगा CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। इट मीन जो ए ऑप्शन है उससे तो डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बी ऑप्शंस पे चलते हैं। बी ऑप्शंस में बेंजीन रिंग का रिएक्शंस करवा रहे हैं, बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, और Cl नेगेटिव के निकलने के साथ ही बेंजाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा, तो बेंजीन के ऊपर जैसे ही अटैक हो जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है वो प्रोडक्ट बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन से भी डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शंस में बेंजीन का जो रिएक्शंस हम लोगों ने करवाना है वो रिएक्शंस करवाएंगे CHCl3 के साथ, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो CHCl3 है इसके पास 3 Cl हैं, तो इसका मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली सोचे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो 3 टाइम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो कहने का मतलब इसमें डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। डाइफिनाइल मीथेन तभी पॉसिबल था अगर 2 Cl लगे होते, जैसे ये ऑप्शन में गिवन थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं भी क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से CHCl2 एज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो रिंग के ऊपर CHCl2 अटैच हो जाएगा। अब ये जो CHCl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये बेंजीन के ऊपर दोबारा से अटैक करेगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इसमें से दोबारा से एक Cl निकल के CHCl पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो बेंजीन के साथ CH के साथ लगा होगा Cl और उसके साथ एक बेंजीन रिंग और अटैच है। ये जो प्रोडक्ट बना है इसके पास अभी भी एक Cl और प्रेजेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव दोबारा से निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आकर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 फिनाइल रिंग अटैच होंगी, ट्राइफिनाइल मीथेन।
तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो आ नहीं रहा, क्योंकि सी ऑप्शन से तो ट्राइफिनाइल मीथेन बन रहा है। अब डी ऑप्शंस को चेक करते हैं भाई, डी ऑप्शंस में क्या होगा। डी ऑप्शंस में देखें तो डी ऑप्शंस में बेंजीन रिंग, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं यहाँ पे, बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CHCl2, राइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ElCl3 जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास इस टाइप से प्रोडक्ट्स बनेगा। तो रिएक्शन यहाँ तक भी नहीं रुक पाएगा क्योंकि अभी भी Cl है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ElCl3 ये कंपाउंड दोबारा से बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, तो दोबारा से इन द प्रेजेंस ऑफ ElCl3 Cl नेगेटिव निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर दोबारा से अटैक करेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो बनेगा ट्राइफिनाइल मीथेन। इसका मतलब C और D से तो ट्राइफिनाइल मीथेन बनेगा, और जो A और B ऑप्शन है उससे डाइफिनाइल मीथेन बनेगा। और हमने आइडेंटिफाई करना था वही ऑप्शन जिससे डाइफिनाइल मीथेन बन पाए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज आर प्राइमरी। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शंस नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड इट इज़ अ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बी ऑप्शन है एन पेंटाइल क्लोराइड, एन पेंटाइल क्लोराइड इट इज़ ऑल्सो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सी ऑप्शन सेक पेंटाइल क्लोराइड 5 कार्बन्स, Cl sec pentyl chloride is a 2 degree alkyl halide. D option isopropyl chloride, isopropyl chloride it is also 2 degree alkyl halide। तो 1 डिग्री alkyl halide है हमारे पास A एंड B। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन A एंड ऑप्शन B, A एंड B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर SN2 मैकेनिज्म्स। SN2 मैकेनिज्म के लिए कौन सी कंडीशन फेवर करती है। तो इसमें से पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यस ये भी है। 3 डिग्री हैलाइड्स ये नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि SN2 के अंदर अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता। पोलर, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप SN2 के लिए जो चाहिए होता है वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेंगे वो बनेंगे ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। Question number 13, which of the following process occurred during the formation of iodoform from ethanol। ये हमारे पास एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शंस का जो डिटेल्ड एनालिसिस है, डिटेल्ड एनालिसिस वो हम लोग स्टडी करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर के अंदर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी के लिए इसको लीव कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली याद रखना है तो याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, इसके अंदर आयोडीनेशन भी है और हाइड्रोलिसिस भी है। ये हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल्ड एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर।